अस्सलाम वालेकुम। चलिए ठीक है, हम अपनी क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन पॉलिटिकल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पाकिस्तान की 1947 से लेकर और अब तक 2022 तक। ठीक है, तो हमने इसको डिस्कस करना है। तो इसके अंदर जो मेन आ जाते हैं ना, मतलब जो मेन मार्शल लाज हैं, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आइन वगैरह को डिस्कस करेंगे हम लोग। और जितने भी मार्शल लॉ, 4 मार्शल लॉ लगे हैं तो वो भी उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा प्रेसिडेंट्स, गवर्नर जनरल्स और जो पाकिस्तान बनने के बाद जो अर्ली प्रॉब्लम्स पाकिस्तानीज़ को फेस करनी पड़ी, वो सारी जो हैं हम इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेन पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम जो है ना वो 97% हैं, और जो सुन्नी और शिया जो हैं, सुन्नी 77% हैं और शिया 20% हैं, और क्रिश्चियन, हिंदू और अदर्स जो हैं वो 3% हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके बाद ना हम स्टडी करेंगे बाउंड्री कमीशन के बारे में। अब जब पाकिस्तान बन गया तो ठीक है, उसको अब उस पाकिस्तान के हिस्से में सूबे आ गए, 5 सूबे आ गए। इसके बाद जिनकी बाउंड्री को डिवाइड किया गया, पंजाब और बंगाल, इनको जो है ना वो तकसीम किया गया। तो इनके जो बाउंड्री कमीशन का काम था ना, वो पंजाब की तरफ से, हमारी तरफ से जस्टिस मुनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद थे। ठीक है, जस्टिस मुनीर हमारे पहले जस्टिस भी हैं, चीफ जस्टिस। उसके बाद इंडिया की तरफ से थे जस्टिस चांद महाजिर और जस्टिस तेजा सिंह। और बंगाल की तकसीम के लिए, बाउंड्री कमीशन के लिए, हमारी तरफ से जस्टिस मोहम्मद अकरम और जस्टिस डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान, इन्हें एस.आर. रहमान भी कहते हैं। और इंडिया की तरफ से थे चारू चंद्रा बिस्वास और बेचन कुमार मुखर्जी। अच्छा, ये जो है ना ये नेम इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेम्स आ जाते हैं कि बाउंड्री कमीशन मतलब में पंजाब की तरफ से हमारे कौन कौन से थे, इंडिया के कौन से थे पंजाब की मतलब बाउंड्री में डिवाइड करने में, और बंगाल में। ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछ लेते हैं, नेम्स जो है ना मेनली पूछे जाते हैं। आगे इनिशियल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की, मतलब कि पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें इनिशियल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जो पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, वजूद में आया, तो उसके बाद पाकिस्तान को बहुत सी फेस नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स, तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी। वो कुछ जो है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है ना वो रिलेट थी पाकिस्तान का जो झगड़ा था इंडिया के साथ। ठीक है, उसमें प्रिंसली स्टेट्स की आ जाती है, केनाल वाटर डिस्प्यूट आ जाता है उसके अंदर, आर्मी, मिलिट्री एसेट्स। ठीक है, और उसके अलावा पाकिस्तान के लिए मतलब ग्रेजुअली मेक्स थिंग्स सो इम्पॉसिबल इकोनॉमिकली, ऐसे इम्पॉसिबल होती गई चीज़ें। तो पहले जो थी वो थी चॉइस ऑफ कैपिटल एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम पाकिस्तान को जो फेस करनी पड़ी कि कैपिटल चूज़ करें, ठीक है, और अपना सेक्रेटरीट इस्टेब्लिश करें। तो कराची को सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल चूज़ किया गया। कायदे आज़म टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल लियाकत अली खान, ठीक है, जो कि अपॉइंट किए गए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अनफेयर बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी से काम लिया गया। उसमें ये हुआ कि बाउंड्री कमीशन बनाया गया, ब्रिटिश चेयरमैन सर रेडक्लिफ थे, उन्होंने बड़ी नाइंसाफ़ी की थी पाकिस्तान के साथ। मतलब जो मेजॉरिटी एरियाज़ थे जहाँ पे मुस्लिम की मेजॉरिटी थी, जैसे कि गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर और जूनागढ़, ठीक है, वो इंडिया के हिस्से में दे दिए। और कायदे आज़म ने मतलब इसको एज अ अनजस्ट या इनकम्प्रीहेंसिबल और इवन प्रिवर्स अवार्ड को कहा था। लेकिन जो थे ना गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर और जूनागढ़, ठीक है, इससे पाकिस्तान को जो है ना उसने महरूम कर दिया था, हालांकि यहाँ पर मुस्लिम की मेजॉरिटी थी। उसके बाद मिलिट्री एसेट्स की डिवीजन। अब मिलिट्री क्या ये था कि असलहा बनाने की ना पाकिस्तान के हिस्से में कोई भी फैक्ट्री नहीं आई थी। ठीक है, उसके बदले में क्या किया था इन्होंने, 60 मिलियन रुपए दे दिए थे। मतलब जुलाई 1947 को अनाउंस किया गया था कि इंडियन आर्मी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। सिर्फ क्या मिला, एक आउट ऑफ ऑर्डर मशीन्स मिली, ब्रोकन वीपन्स
और हालांकि 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, ठीक है, और सब के सब कहाँ पे थी, असलहा बनाने की सारी फैक्ट्रीज जो थी वो इंडिया के अंदर थी। इसलिए पाकिस्तान के हिस्से में कोई असलहा बनाने की फैक्ट्री नहीं आई थी। उसके बदले पाकिस्तान को जो थे उन्होंने 60 मिलियन रुपीस दे दिए थे। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जब डिवीजन का टाइम हुआ तो देयर वाज अ कैश बैलेंस ऑफ 4 बिलियन रुपीज़, ठीक है, इंडिया के जो रिजर्व बैंक के अंदर 4 बिलियन रुपीज़ थे, जो कि डिवाइड होने थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है। पाकिस्तान को सिर्फ उसमें से कितने मिले, 750 मिलियन रुपीज़ मिले, जो कि पहले तो इनिशली जो थे वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डिले किया जा रहा था, ठीक है। फिर गांधी के प्रोटेस्ट पे, ठीक है, पाकिस्तान को जो थे वो 750 मिलियन रुपीज़ मिले। अच्छा, तो 750 मिलियन रुपीज़ मिले ओनली एज द और मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद इंडिया एग्री हुआ था कि टू पे 200 मिलियन रुपीज़ उन्होंने जस्ट पे किए। उसके बाद हाउ एवर द रिमेनिंग 50 मिलियन रुपीज़ अभी तक जो रिमेनिंग 50 मिलियन रुपीज़ हैं वो अभी तक स्टिल नॉट पेड हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और उसके अलावा ना पाकिस्तान के हिस्से में बैंकों की भी कुल 69 शाखें आई थी, ठीक है, जबकि कुल कितनी थी, 487 थी, बाकी सारी की सारी इंडिया के पास रह गई थी। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आया, ठीक है, क्योंकि इंटायर कैपिटल एग्रीकल्चर सिस्टम जो था वो बड़ा आउटडेटेड था, ड्यू टू विच वॉज एडेड टू द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एरियाज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा जो फैक्टर्स ये भी थे कि पाकिस्तान के हिस्सों में बैंकों की भी कुल 69 शाखें आई थी, तो ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। उसके अलावा इशू था नेशनल लैंग्वेज का। जब पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ तो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी थी, बड़ी स्टार्ट हो गई बिटवीन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान ये इख्तिलाफ पैदा हो गया। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बिलोंग टू ईस्ट पाकिस्तान। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर्स ईस्ट पाकिस्तान के साथ बिलोंग करते थे, उन्होंने ये डिमांड की कि उर्दू की जगह बंगाली को जो है ना वो नेशनल लैंग्वेज बनाई जाए पाकिस्तान की। इन मार्च 1948 कायद आज़म जब ढाका में खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ओनली उर्दू और उर्दू ही जो होगी ना वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज होगी। तो शुरू में जो था नेशनल लैंग्वेज का भी बड़ा उन्हें मतलब इशू बना, जो कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर एक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम भी थी, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज टू भारत एंड अनफेयर डिमार्केशन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑफ वेस्ट पंजाब वाज डिसरप्टेड बिकॉज ऑल पावर स्टेशंस, मतलब जितने भी पावर स्टेशंस थे वो इंडिया की तरफ थे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आई। फिर कश्मीर डिस्प्यूट, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और अभी तक ना हल होने वाला मसला है। कश्मीर जो था वो नेचुरल पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, लेकिन पार्टीशन के वक्त 85% जो थी कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन मुसलमान थे। हिंदू डोगरा रूल हुआ सीक्रेटली विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड, उन्होंने मतलब हिंदू डोगरा रूल के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो कश्मीर है ना वो इंडिया का पार्ट है। तो अभी तक जो है ये कश्मीर का जो इशू है वो सॉल्व नहीं हो सका, ठीक है, बहुत से कश्मीरी इससे अफेक्ट हुए हैं, आप लोग इससे फेमिलियर होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद केनाल वाटर डिस्प्यूट था, जिसको बाद में इंडियन बेसन ट्रीटी था, ठीक है, सिंतास मुआहिदा 1960 में हुआ था। तो जो थे कुछ 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे और 3 इंडिया के। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, आइन, जब शुरू में पाकिस्तान बना तो कोई आइन नहीं था, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 उसी को ही एज आ गेम मतलब बना लिया गया वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अभी ये भी था कि कोई ना कोई आइन हो, तो ये भी शुरू में जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पाकिस्तान को। और उसके बाद कायद आज़म की डेथ, ठीक है, उससे भी उन्हें बड़े सारे मसाइल का सामना करना पड़ा।
तो ये तो थी अर्ली प्रॉब्लम्स जो कि पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी। इनके मैं डिटेल नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है? आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशंस आइन, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे। 3 आइन है अभी तक, एक 1956 में, ठीक है, और एक 1962 का आइन और एक 1973 का आइन। 1973 का आइन अभी तक मतलब डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके अंदर। तो पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अभी मैंने बताया वो पहले ही एज अ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जब पाकिस्तान बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो बना था वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असम्बली फॉर्म्ड हुई अंडर द इंडिपेंडेंस एक्ट। उन्होंने उनका पर्पस क्या था कि मुल्क के लिए आइन बनाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद पेश की गई, इसका भी सन पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट असम्बली पास द रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ने करारदाद पास की 12 मार्च 1949 को। ये आपने सन याद कर लेना है, ठीक है, 12 मार्च 1949। और ये करारदाद किसने पेश की थी? लियाकत अली ख़ान ने। इसके फीचर्स आप लोग ये रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी अपनी क्लासेस में पढ़ी होगी, ठीक है, 9, 10, आगे सेकेंड ईयर में भी करारदाद मकासद, तो इसके फीचर्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आइन आ जाता है 1956 का। पहला जो आइन था 1956, ये अडॉप्ट हुआ ऑन 29 फरवरी 1956, ठीक है, और लागू कब हुआ था? 23 मार्च 1956 को। आपसे पेपर में पूछा जाए कि 1956 का आइन कब इन्फोर्स हुआ था, तो 23 मार्च 1956, ये आपने डेट याद कर लेनी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे 234 आर्टिकल्स थे जो कि डिवाइड हुए थे 13 पार्ट्स में और 6 शेड्यूल्स में, ये भी आपने याद कर लेना है, ठीक हो गया। और गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके फीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बेस पे था ये, और कंट्री को इस बेस पे डिक्लेयर किया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसके मुताबिक प्रेसिडेंट जो था वो मुस्लिम होना चाहिए था, एटलीस्ट 40 ईयर्स ऑफ एज। फिर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, ठीक है, सारे के सारे इख्तियार जो थे वो सदर के पास थे। नेशनल असम्बली जो थी वो मतलब ओनली नेशनल असम्बली थी, सेनेट नहीं था, ठीक है। नेशनल असम्बली जो थे वो 300 मेंबर्स पे कॉन्सिस्ट थे, और मिनिमम एज जो थी 21 अलाउ की गई थी इलेक्शंस में वोट देने के लिए। उसके अलावा उर्दू, बंगाली, ठीक है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स। अच्छा, इसका ये बड़ा शॉर्ट लिव था। उसके बाद अक्टूबर 7 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड एज ऑन अक्टूबर 7 1958। उसके बाद 1958 में, ठीक है, 23 मार्च 1956 को ये आइन इन्फोर्स हो रहा है, और अक्टूबर 7 1958 में मार्शल लॉ लग गया, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन मनसूख हो गया, ये आइन मनसूख कर दिया गया। और इसके बाद मतलब अयूब खान 1 मार्च 1962 को प्रेसिडेंट बने, ठीक है। फिर उन्होंने 1962 का आइन आ जाता है, ये 8 जून 1962 को केम इन टू इफेक्ट, मतलब ये आइन आया 1962 में 8 जून, और इसमें 250 आर्टिकल्स थे जो कि डिवाइड हुए थे 12 पार्ट्स एंड 3 शेड्यूल्स, ये भी आपने याद कर लेना है। इसके कुछ फीचर्स हैं, इसमें इस्लामिक हटा दिया, ठीक है, पाकिस्तान रीनेम किया गया एज रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट वाज टू बी अ मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम होना ज़रूरी था प्रेसिडेंट के लिए। नॉट लेस दैन 35 ईयर ऑफ एज, ठीक हो गया। और नेशनल असम्बली कॉन्सिस्ट ऑफ 156 मेंबर। फिर लेटर जब इसमें 8वीं तरमीम की गई इस आइन के अंदर, तो उसमें जो थी नेशनल असम्बली की सीटें बढ़ाकर 218 कर दी गई थी, ठीक है, 218 मेंबर्स। और उसके बाद प्रेसिडेंट हैड द पावर ऑफ डिज़ोल्व, मतलब प्रेसिडेंट की सारी जो थी ना वो ये सदारती तर्ज हुकूमत थी, इसके अंदर के सारा का सारा इख्तियार जो था वो प्रेसिडेंट के पास था। उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया,
और ये आइन भी जो था वो 1969 के अंदर मनसूख हो गया, ठीक है। 1968 जून 1962 को ये नाफिज हुआ और उसके बाद 25 मार्च 1969 में ये मनसूख कर दिया गया, ठीक है, मार्शल लॉ लगा दिया गया था। उसके बाद 1973 का आइन आ जाता है। ये जो था नेशनल असेंबली ने इसको अप्रूव किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, अप्रैल 10 1973 में, और ये नाफिज हुआ 14 अगस्त 1973 को। आपने ये जो नाफिज होने वाली तारीख है ना, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है क्योंकि पेपर में यही पूछी जाती है। इसके अंदर 280 आर्टिकल्स थे जो कि डिवाइड हुए थे 12 पार्ट्स एंड 7 शेड्यूल्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब इसके भी कुछ फीचर्स थे, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पाकिस्तान को दोबारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नेम दे दिया गया था, ठीक है। इसके मुताबिक इस्लाम को रिलीजन करार दिया कंट्री का। प्रेसिडेंट भी मुस्लिम होना ज़रूरी था, एटलीस्ट 45 ईयर ऑफ एज। और जो हेड था ना गवर्नमेंट का, वो विल बी द प्राइम मिनिस्टर, मतलब सारे के सारे इख्तियार जो थे ना वो प्राइम मिनिस्टर के पास थे इस आइन के तहत, ठीक है। ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, ठीक है। और उसके बाद सेनेट वाज टू कंसिस्ट ऑफ 63 मेंबर्स, ठीक है। सेनेट में 63 मेंबर्स और नेशनल असेंबली में 200 सीट्स। और जनरल उसके बाद क्या हुआ था, 1973 के बाद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने फिर जुलाई 5 1977 में मार्शल लॉ लगा दिया था। ये आगे मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी, 4 मार्शल लॉ कब लगे थे, किसने लगाए थे, ठीक है। तो ये हम भी पढ़ेंगे। ये मैंने मिक्सअप इसलिए नहीं अंदर किया क्योंकि इस तरह याद करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम आइन्स को सेपरेट याद करें, मार्शल लॉ को सेपरेट याद करें, तो वो हमारे लिए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ईजी है। अगर हम ये आपको कंपैरिजन दिया गया है टेबल फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि अब ऊपर लिखा हुआ है कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 कब से कब तक था, 23 मार्च 1956 से अक्टूबर 7 1958 तक। उसके बाद 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो जून 8 1962 से लेकर मार्च 25 1969 तक। और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अगस्त 14 से अब तक, ठीक है, 1973 से अब तक चला आ रहा है। फिर इसी तरह 234 आर्टिकल्स और 6 शेड्यूल्स थे। 1962 में 250 आर्टिकल्स, 5 शेड्यूल्स थे। और 1973 में 280 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स थे। और ये तीनों के तीनों रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन थे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, इससे आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अब जैसे 1956 की जो गवर्नमेंट थी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म थी, और 1962 में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी कि सारी की सारी इख्तियारात जो थे वो प्रेसिडेंट के पास थे। 1973 में दोबारा पार्लियामेंट्री थी, ठीक है, नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों। इसी तरह ये मेथड ऑफ इलेक्शन और ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से इधर से इसको आप देख लेंगे, ठीक है, एक दफ़ा पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पहले 4, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ये वाला पेज और ये वाला, इसको आप जस्ट देख लेंगे तो इसी में से ही मोस्ट जो है ना पीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, तरमीम, क्या क्या तरमीम की गई, इसको जस्ट आप लोगों ने रीड कर लेना है, ठीक है। इसको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। टोटल जो थी इसके अंदर 17 अमेंडमेंट्स थी, तो आप इसको जस्ट एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सी किस आइन में, मतलब कब तरमीम की गई, किस सन को तरमीम हुई, ठीक है, और उस क्या तरमीम की गई। तो इसको आप सारी अमेंडमेंट्स को एक दफ़ा जो है वो रीड कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम अब मेन टॉपिक की तरफ ही आते हैं, ठीक है। ये तो थे सारे कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मेनली आप टेबल को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि आइन कब मनसूख हुआ, ठीक है, और उसके बाद मार्शल लॉ किसने लगाया है ये भी। अब मार्शल लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। पहला मार्शल लॉ 1958 में लगा था, जनरल अयूब खान ने लगाया था, ठीक हो गया। और तब प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने रियलाइज़ किया कि ही हैड नो चांस ऑफ बीइंग री इलेक्टेड प्रेसिडेंट, कि वो दोबारा जो है वो प्रेसिडेंट री इलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो उन्होंने पहला मार्शल लॉ लगा था ऑन अक्टूबर 7 1958 में।
और 1956 का आइन मनसूख हो गया था। 20 डेज़ लेटर, ठीक है, अयूब ने प्रेसिडेंट को फोर्स किया कि वो रिज़ाइन कर दे, ठीक है, और वो खुद क्या सिकंदर मिर्ज़ा ने फिर रिज़ाइन कर दिया था और अयूब खान फिर प्रेसिडेंट बन गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसने इस्लामाबाद को ऑफिशियली न्यू कैपिटल बना दिया था इन 1967 में, ठीक है, कराची को रिप्लेस कर कर इस्लामाबाद को जो है वो न्यू कैपिटल बना दिया गया था पाकिस्तान का इन 1967 के अंदर। फिर सेकंड मार्शल लॉ जो लगा था वो 1969 में लगा था, ठीक है, 1962 का आइन मंसूख हो गया था और 1969 में जनरल याहिया खान ने मार्शल लॉ लगाया था, ठीक है, असम्बलीज डिसॉल्व कर दी थी और प्रेसिडेंट बन गए थे आफ्टर अयूब खान। जनरल दूसरा मार्शल लॉ किसने लगाया था? याहिया खान ने लगाया था, ठीक है। और थर्ड मार्शल लॉ 1977 के अंदर लगा था। इलेक्शंस हुए थे ऑन March 7, 1977 और वो इलेक्शंस जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी, ठीक है। और ऑन July 5, 1977, ठीक है, जुलाई 1977 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, उसने मार्शल लॉ लगा दिया था और इलेक्शंस पोस्टपोन्ड हो गए थे, वर हेल्ड ऑन, ठीक है। March 7, 1977 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीते थे, ठीक है, लेकिन July 5, 1977 में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था और इलेक्शन जो थे वो पोस्टपोन। थर्ड मार्शल लॉ किसने लगाया था? जनरल ज़ियाउल हक ने, ठीक है, और कब लगा था? July 5, 1977। इन डेट्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लेना है। जनरल ज़ियाउल हक अंडर जनरल ज़िया मार्शल लॉ पाकिस्तान गेन द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, पाकिस्तान जो थी वो मोस्ट फेवर्ड नेशन बन गई थी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट में। इन 1981 मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश, मतलब 1981 में तहरीक चली कि दोबारा मतलब पाकिस्तान में जमहूरियत हो, तो फाइनली मोहम्मद खान जुनेजू जो थे वो एज अ नॉमिनेट हो गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1985, ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथा लगा था ना 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया था। इन अक्टूबर 1999 परवेज़ मुशर्रफ अरेस्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ठीक है, और उसने क्या किया था? परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को डिसमिस कर दिया था और उसने मार्शल लॉ लगा दिया था 1999 में, चौथा मार्शल लॉ लगा था। अब ये जो थे 4 मार्शल लॉ आपने इनकी डेट्स याद कर लेनी है अच्छे तरीके से, ठीक है, और किसने लगाया था ये भी याद कर लेना है। और आगे मैं आप लोगों को ये मार्शल लॉ के भी जो है थोड़े से डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लें। आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल डेट वाइज। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे है, ठीक है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आगे डिवाइड हुई है सेनेट और नेशनल असम्बली में। जैसे हमने पढ़ा सेनेट की 100 सीट्स और नेशनल असम्बली की 342 सीट्स। अब जैसे नेशनल असम्बली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या है? लोअर हाउस है पार्लियामेंट का। जनरल इलेक्शंस के अंदर कंसिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन जनरल इलेक्शन एंड 70 रिजर्व सीट, ठीक है, वुमेन और नॉन, और मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं फॉर 5 ईयर्स। ये नेशनल असम्बली की थोड़ी सी डिवीजन है प्रोविंस वाइज, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेनेट, सेनेट जो है ये अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इन 1973 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के आर्टिकल 50 के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फॉर 6 ईयर्स। ये सेनेट की सीट्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी आप देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना, आपने ये देखना है कि आपके जो गवर्नर जनरल कौन से गुजरे, प्राइम मिनिस्टर की डेट्स वगैरह, और किसके बाद कौन आया, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ रह गए हैं 1-2, ठीक है, वो मैं आप लोगों को वन लाइनर की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। इसमें लियाकत अली ख़ान जो थे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, 1947 से लेकर 1951 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे।
और कायदे आज़म जो थे उस पीरियड में क्या बने थे, गवर्नर जनरल। कायदे आज़म 1947 से लेकर 48 तक गवर्नर जनरल थे, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। फिर उनकी 11 सितंबर 1948 को डेथ हो गई थी। और लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे 1947 से लेकर 1951। ये 7 डेट्स मेंशन की गई हैं, इन्हें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद कायदे आज़म के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। 1948 से लेकर 1951 तक इनका टेन्योर था। और फिर 1951 के अंदर ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, और वो 1951 से लेकर 1953 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। फिर 1951 के अंदर जब इनका जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल रहे थे 1948 से लेकर 1951 तक। उसके बाद 1951 में गवर्नर जनरल कौन थे, ग़ुलाम मोहम्मद, ठीक है। थर्ड गवर्नर जनरल जो थे वो ग़ुलाम मोहम्मद थे। और मोहम्मद अली बोगरा 1953 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने थे। और सिकंदर मिर्ज़ा जो थे, जब 1958 में आइन मनसूख हुआ था 1956 वाला, तो तब सिकंदर मिर्ज़ा जो थे ना वो प्रेसिडेंट बने थे 1958 के अंदर। ये आपने साथ इनकी डेट्स याद कर लेनी है। फिर मार्शल लॉ जनरल अयूब खान का कब से कब तक था, 1958 से लेकर 1962 तक, ठीक है। और वो 1962 में फिर प्रेसिडेंट बन गए थे। 1962 से लेकर 1969 तक जो थे ना वो प्रेसिडेंट रहे थे। अच्छा, जनरल अयूब खान जो टेन्योर था ना वो पूरा 10 साल था, ठीक है। कि उसके बाद जनरल याह्या खान ने मार्शल लॉ कब से कब तक था, 1969 से लेकर 1971 तक था। और मार्शल लॉ अंडर जनरल ज़ियाउल हक, ठीक है। याह्या खान के अंडर जो था वो 1969 से लेकर 1971 तक था। और जनरल ज़ियाउल हक के अंडर 1977 से लेकर 1985 तक था। और मोहम्मद खान जुनेजू कब प्राइम मिनिस्टर बने थे, 1985 से लेकर 1988 तक मोहम्मद खान जुनेजू प्राइम मिनिस्टर थे। जनरल ज़ियाउल हक की डेथ कब हुई, 1988 के अंदर, ठीक है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो बनी थी प्राइम मिनिस्टर 1988 के अंदर। और प्रेसिडेंट तब कौन थे, ग़ुलाम इसहाक़ खान, ठीक है। प्रेसिडेंट रहे थे 1988 से लेकर 1993 तक, पूरे 5 साल प्रेसिडेंट रहे थे ग़ुलाम इसहाक़ खान। नवाज शरीफ जो थे वो 1990 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अब देखें, बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी 1988 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए थे नवाज शरीफ बन गए थे प्राइम मिनिस्टर 1990 तक। फिर जनरल जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो 1990 से लेकर 1993 तक ही रही थी। फिर दोबारा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ ने जो था वो मार्शल लॉ लगा दिया था, ठीक है। मिलिट्री दोबारा पावर में आ गई थी अक्टूबर 12 1999 में, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद जून 2001 के अंदर परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट बने थे। और बेनज़ीर भुट्टो 2007 में इनकी वफ़ात हुई थी। फिर उसके बाद इलेक्शंस 2008 के इलेक्शंस में जो थे वो आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट बने थे। यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। और 2012 के अंदर वो दोबारा डिस्क्वालीफाई हो गए थे। फिर 2012 में राजा परवेज़ अशरफ प्राइम मिनिस्टर बने। और ये पीपल्स पार्टी पहली गवर्नमेंट थी जिसने अपने 5 साल पूरे किए थे। फिर 2013 के अंदर दोबारा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और ममनून हुसैन जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद आ जाती है इमरान खान की हुकूमत 2018 से लेकर 2022 तक, ठीक है। प्रेसिडेंट इनके जब पीएम इमरान खान थे तो प्रेसिडेंट थे आरिफ अलवी, ठीक है। इन्होंने कोविड-19 आ गया था इमरान खान के दौर में, इसकी बहुत बेटर मैनेजमेंट थी, ठीक है। बेटर इकोनॉमिक पोजीशन हो गई थी, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस आए। उसके बाद 2022 में जो थी वो फिर नून लीग की हुकूमत आ गई है, ठीक है, जो अब तक चल रही है। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। अच्छा, ये प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ साथ इनके टेन्योर हैं,
मेजर जैसे कि पहले जो थे ये 13 अभी तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान के गुजरे हैं, ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1947 से लेकर अब तक 13 प्रेसिडेंट गुजरे हैं। आपने इन सब के साथ टेन्योर याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से कि इनका दौर कब से कब तक था, ठीक हो गया। ये इसलिए मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद इसको रीड कर लीजिएगा। फिर 4 गवर्नर जनरल, पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरे मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद, चौथे मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। तो इनके भी टेन्योर आप लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से याद कर लें। अच्छा, ये आप लोगों की आसानी के लिए है कुछ के 1947 के अंदर पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लियाकत अली ख़ान जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। फिर 1948 के अंदर गवर्नर जनरल मतलब कायदे आज़म के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन आ गए। फिर 1958 51 के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो दूसरे थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। और गवर्नर जनरल कौन थे? ग़ुलाम मोहम्मद थे। फिर 1953 के अंदर मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर थे। 1955 के अंदर गवर्नर जनरल कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली। अब ये आप लोगों की आसानी के लिए है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे 1956 के अंदर मार्च 23 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया, प्रेसिडेंट कौन बने? सिकंदर मिर्ज़ा। और प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सहरवर्दी, ठीक है। फिर 1957 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम चंडीगढ़। और उसके बाद 1958 के अंदर 7 अक्टूबर फर्स्ट मार्शल लॉ लगा और चीफ मार्शल लॉ मोहम्मद अयूब खान, ठीक है। फिर मार्च 23 1962 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया। और 1965 में 6 सितंबर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, ठीक हो गया। और फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। 1969 में मार्च 25 में सेकंड मार्शल लॉ लगा और किसने लगाया? याहिया खान ने लगाया। फिर इस तरह आपने जो है इसको अच्छे तरीके से यहाँ से रिमेंबर कर लेना है इन पॉइंट्स को, ठीक है। आप लोग इस सीक्वेंस से जो है इन्हें याद करते जाएंगे तो आपको ये सारा जो है अब तक याद हो जाएगा। यहाँ पे आसफ़ अली ज़रदारी पे आके एंड हो रहा है ना, आपने वहाँ से दोबारा जो है जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया है उसके बाद इमरान खान की हुकूमत और फिर शहबाज शरीफ की, तो ये इसके अंदर आप लोगों ने ऐड कर लेना है। तो ये पाकिस्तान की मेन अभी तक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। ये मैंने आप लोगों को ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाया क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ना जस्ट हम लोगों ने वही डिस्कस किए हैं।